नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा के मॉड्यूल नंबर 9 हिंदी भाषा शिक्षण एवं कौशल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। व्याख्यान संख्या 46 जिसका शीर्षक है पठन या पढ़ना कौशल। आज हम लोग इसी पर ही चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत जिन बिंदुओं को विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे वो इस प्रकार से हैं। पठन वाचन कौशल का संप्रत्यय, पठन वाचन के प्रकार, सस्वर एवं मौन वाचन में अंतर, पठन वाचन के गुण, पठन वाचन कौशल का महत्व, पठन वाचन कौशल का उद्देश्य, पठन वाचन कौशल की आवश्यकता एवं आधार, पठन वाचन कौशल विकसित करने के तरीके, पठन कौशल संबंधी प्रमुख समस्याएं और जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान किस प्रकार से करेंगे। इन सारे बिंदुओं पर, उपरोक्त बिंदुओं पर हम लोग पूरे व्याख्यान में विस्तार से इस पर ही चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं संप्रत्यय से कि लिखित भाषा को पढ़कर उसका अर्थ और भाव समझना ये केवल अक्षरों को पहचानना ही नहीं है, बल्कि पाठ के मुख्य विचारों, सहायक विवरणों और निहितार्थों को समझना भी शामिल है। भाषा शब्द से ही ज्ञात होता है कि भाषा का मूल रूप उच्चरित रूप है। इसका दृष्टिकोण प्रतीक लिपिबद्ध होता है। मुद्रित रूप लिपिबद्ध रूप का प्रतिनिधि है। जब हम बच्चे को पढ़ाना आरंभ करते हैं तो अक्षरों के प्रत्यय हमारे मस्तिष्क भाग में क्रमबद्ध होकर एक तस्वीर बनाते हैं और हम उसे उच्चरित करते हैं। यह क्रिया जिसमें के साथ अर्थ ध्वनि भी निहित है। साधारणतया अंग्रेजी में रीडिंग शब्द के लिए हिंदी में 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये वे शब्द हैं वाचन और पठन। ये जानना अति आवश्यक है कि इन दोनों क्रियाओं में अंतर है। पठन का अर्थ व्यापक है और वाचन का अर्थ केवल तीव्र या जोर जोर से पढ़ना, जिसका आनंद श्रोता भी ले सके। अर्थात कह सकते हैं कि जब हम लिखित भाषा को बोल करके बताने का प्रयास करते हैं, जब लिखित भाषा को ध्वनि के साथ पढ़ते हैं तो वो आपका पढ़ना कहलाता है, जिसके द्वारा जो लिखा गया है उसके भाव को समझना, उसके अर्थ को समझना और अक्षरों के विन्यास को, शब्द विन्यास को, वाक्य विन्यास को समझना और मुख्य भाव एवं विचारों को ग्रहण करके तत्पश्चात उसकी प्रतिक्रिया देना, ये पठन कौशल में आता है। वाचन के विषय में श्री धरनाथ मुखर्जी लिखते हैं, वाचन एक कला है, यह ज्ञानार्जन की कुंजी है। वाचन शक्ति ठीक होने पर मनुष्य जटिल से जटिल पढ़कर समझ लेता है तथा पढ़े हुए अंश का सार लिखकर या बोलकर व्यक्त कर सकता है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि वाचन और पठन दोनों ही में हम लिखित सामग्री का प्रयोग करते हैं और पढ़ने का कार्य करते हैं। तो वाचन, अगर कंप्यूटर शब्द लिखा देख करके शब्द कंप्यूटर का केवल उच्चारण करना, वो आपका वाचन कहलाता है। मतलब ध्वनि के साथ, तीव्र ध्वनि के साथ पढ़ना वाचन कहलाता है। परंतु कंप्यूटर शब्द को पढ़ते ही कंप्यूटर का स्वरूप विद्यार्थी की आंखों के सदृश सामने आ जाए, उसकी प्रक्रिया आ जाए, वो आपका पठन कहलाता है। पठन के प्रकार, सस्वर पठन, मौन पठन, आदर्श पठन, जिसके स्वस्वर पठन को आदर्श पठन, अनुकरण पठन में विभाजित किया गया है और फिर आदर्श पठन को शिक्षक और विद्यार्थी में विभाजित किया गया है और विद्यार्थी को फिर व्यक्तिक और सामूहिक में विभाजित किया गया है। ये पठन या वाचन के प्रकार बताए जा रहे हैं कि जो हम सस्वर पठन कर रहे हैं लिखित सामग्री को और या वाचन कर रहे हैं, जोर जोर से पढ़ रहे हैं या फिर केवल उसके भाव को भी ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि जब हम पठन कौशल की बात करते हैं तो वहां पर केवल पढ़ा नहीं जाता है कि ध्वनियों का या शब्दों का या वाक्यों का केवल उच्चारण करना,
बल्कि जो लिखा गया है उसको इस प्रकार से पढ़ना कि पढ़े हुए शब्दों का, वाक्यों का या उसमें जो छिपे हुए भाव हैं, विचार हैं, उनको उनका अर्थ ग्रहण कर सके और तत्पश्चात उस पर प्रतिक्रिया दे सके। तो इसी के संदर्भ में इसके प्रकारों की यहाँ पर बात हुई है। आपका सस्वर वाचन का तात्पर्य है कि स्वर के साथ वाचन करना, स्वर के साथ पठन करना। तो दो प्रकार से हो रहा है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। जब शिक्षक सामने पढ़ता है विद्यार्थियों के, तो वो आदर्श प्रस्तुत करता है कि किसी भी गद्यांश या पद्यांश को पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए। गद्यांश को उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ा जाए, पद्यांश को उचित लय गति के साथ पढ़ा जाए। तो वो जब एक अपना जिस प्रकार से पढ़ रहा है तो विद्यार्थी उसका फिर अनुकरण करते हैं। तो इस प्रकार से आदर्श वाचन होता है और तत्पश्चात फिर विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं, तो वह अनुकरण वाचन कहलाता है। इसी के दो पाठ के विद्यार्थी द्वारा किया जाने वाला वाचन और शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन। विद्यार्थी, व्यक्तिक और सामूहिक, ये फिर जो विद्यार्थी के द्वारा जो वाचन हो रहा है वो व्यक्तिक भी होता है और सामूहिक भी होता है। कक्षा में एक विद्यार्थी जब पठन का कार्य करता है तो वह व्यक्तिक पठन कहलाता है, और जब सामूहिक रूप से एक से अधिक विद्यार्थी समूह में रह करके अपनी पुस्तिकाओं, हिंदी की पुस्तकों या संस्कृत की पुस्तकों के किसी विशिष्ट पाठ का वाचन करते हैं, पठन करते हैं, तो वो आपका सामूहिक पठन कहलाता है। फिर मौन वाचन को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वाध्याय गंभीर या गहन वचन। गहन, स्वाध्याय या गंभीर, कि जब हम कोई वाचन इस प्रकार से करते हैं कि केवल उसको अपने अध्ययन के लिए पढ़ना, अपनी जानकारी के लिए पढ़ना या उसके केवल सार तत्व को समझना। दूसरा गहन वाचन या गहन पठन जो होता है कि जो पठित सामग्री है या लिखित सामग्री है उसको जो पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, उसके हर एक बिंदु को, उसके हर एक अक्षर शब्द को इस प्रकार से समझना कि उसके हर एक शब्द को संदर्भ के अनुसार उसकी प्रतिक्रिया दे सकें या उसके पीछे छुपे जो व्याकरणिक बिंदु हैं, व्याकरणिक नियम हैं, उनको भी बताया जा सके। तो गहन वचन की जो सामग्री है उसको पूरी गहनता के साथ पढ़ना, वो आपका गहन वचन में आता है। ये भी दो प्रकार से भाषा पर अधिकार और विषय पर अधिकार से संबंधित होता है। अगर भाषा पर अधिकार होगा तो जिस भी भाषा में, हिंदी भाषा में जो लिखित सामग्री है या पुस्तक है उसको हम शब्दों को क्योंकि समझेंगे, हर एक शब्द के अर्थ से परिचित होंगे, तो उसको पढ़ने का कार्य भी बहुत ही विस्तार से किया जाएगा। और या किसी विशिष्ट विषय पर पठन का कार्य हो रहा है तो उस विषय के अर्थ को समझना, उस विषय में किस प्रकार की रुचि है, इसको समझ करके भी जब पठन का कार्य किया जाता है। फिर दो भाग होते हैं, केंद्रीय भाव की खोज और नवीनता सूचना एकत्र करना। जो सामग्री है जिसको पढ़ने के लिए हमें प्राप्त हुई है उसमें केंद्रीय भाव क्या छिपा हुआ है, पूरा एक केंद्र क्या है, क्या मुख्य बिंदु निकल कर आता है, ये भी आपका जब मौन पठन, क्योंकि मौन पठन जो है वो बिना ध्वनि के साथ जो पठन होता है वो आपका मौन पठन होता है। अधिकतर जो आपकी उच्च कक्षाएं होती हैं वहां पर बच्चे मौन पठन करते हैं, लेकिन प्राथमिक कक्षाओं में जो बच्चों के द्वारा पठन होता है वो स्वस्वर या उसको मौखिक पठन कह सकते हैं। तो केंद्रीय भाव को जब हम मौन पठन करते हैं तो जो भी लिखित सामग्री है उसके केंद्रीय भाव को ग्रहण करना आसान हो जाता है, और साथ ही साथ जो लिखित सामग्री में कुछ नई सूचना दी जाती है उसको भी हम एकत्र करने में अपने को सहज महसूस करते हैं। प्रतिवाचन, इसके दो भाग किए गए हैं, सीखी भाषा का अभ्यास करना, अवकाश का सदुपयोग और साहित्य का परिचय, आनंद की प्राप्ति। सस्वर वाचन व मौन वाचन में अंतर, सस्वर वाचन बोलकर किया जाता है जबकि मौन वाचन चुपचाप किया जाता है। सस्वर वाचन में कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है जबकि मौन वाचन में कक्षा का वातावरण शांतिमय होता है। सस्वर वाचन उच्चारण शुद्धि के लिए किया जाता है और मौन वाचन विषय वस्तु ग्रहण के लिए किया जाता है।
सस्वर वाचन छोटी कक्षाओं में अधिक उपयोगी होता है, मौन वाचन उच्च कक्षाओं में अधिक उपयोगी होता है। सस्वर वाचन ध्यान पूर्वक सुनना आवश्यक होता है इसमें, जबकि मौन वाचन में गहन विचारों को समझना अति आवश्यक होता है। सस्वर वाचन में उच्चारण से अर्थ ग्रहण किया जाता है और मौन वाचन में बिना उच्चारण के अर्थ ग्रहण किया जाता है। सस्वर वाचन पढ़ने व समझने की गति न्यूनतम होती है और मौन वाचन में समझने की गति तीव्र होती है। तो इस प्रकार से अंतर को हम लोगों ने देखा कि जो बोल करके करते हैं तो वहां पर हमारे समझने की गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है और उच्चारण के साथ हम अर्थ ग्रहण करते हैं, ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। इसमें ध्यान पूर्वक सुनना आवश्यक हो जाता है और उच्चारण शुद्धि अगर हमें किसी को करानी है अपने विद्यार्थियों को तो भी हमारे लिए सस्वर वचन ठीक रहता है। लेकिन मौन वचन हम कम समय में अधिक जो भी जानकारी है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं और गहनता से उसके केंद्रीय भाव को समझ सकते हैं, विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझने में सहायक होता है और कक्षा का वातावरण भी शांतमय बने रहता है। इसीलिए जो मौन वाचन है वो उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है और इसमें क्योंकि मौन रह करके इसमें समय भी कम लगता है और समय कम लगने से हमारे जो समझने की गति है वो कुछ तीव्र हो जाती है। पठन के या वाचन के क्या गुण होते हैं? तो पहला गुण है पठनकर्ता को हिंदी भाषा की ध्वनियों का एवं उनके उच्चारण का ज्ञान होना चाहिए। जब पठन कर रहे हैं, पठन का कार्य जो है वो पठनकर्ता या वाचन का कार्य जो है वाचनकर्ता के द्वारा किया जाएगा, तो सर्वप्रथम उसका ये गुण होना चाहिए कि उसको हिंदी ध्वनियों का ज्ञान, साथ ही साथ वो ध्वनियां कहाँ से उच्चारित हो रही हैं इसका भी ज्ञान उसको होना चाहिए। ये चित्र के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है जहां पर हम वर्णों के उच्चारण स्थान की बात कर रहे हैं कि नासिका से कौन सी ध्वनि निकलती है, मूर्धा से, तालु से, जो हम लोग कुछ अक्षर तालव्य वाले कहते हैं कि जब बोलते हैं तो वो अक्षर जो है वो हमारे तालु में से जब हमारी जीवा स्पर्श करती है तो वो हमारे शब्द या हमारे वो अक्षर निकलते हैं। तो इस प्रकार से उनके इस चित्र में उनके स्थान बताए गए हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठय, दंतोष्ठय और उसके आगे स्वर और व्यंजन और अंतस्थ, ऊष्म, इन सब चीजों को स्पष्ट किया गया है कि तालु कंठ से अ व्यंजन हमारे क, ख, ग, ड़, घ, ये हमारे व्यंजनों का उच्चारण होता है। तो इन सब का ध्वनि और ध्वनि कहाँ से उच्चारित हो रही है, ये प्रमुख गुण है कि पठनकर्ता को इसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। दूसरा, उच्चारण की शुद्धता। उच्चारण करते समय विद्यार्थियों को ठीक उच्चारण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षक को सही उच्चारण और उच्चारण भिन्नता के उदाहरण विद्यार्थियों के समक्ष रखने चाहिए। जैसे स्त्री, स्त्री, है ना, कि बोलते हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक का तात्पर्य महिला से है और दूसरे का तात्पर्य जिसका प्रयोग हम लोग अपने वस्त्रों को बिल्कुल सीधा करने के लिए, उसमें से जो सिलवटें होती हैं उसको हटाने के लिए या उसमें चमक पैदा करने के लिए करते हैं। विराम चिन्हों का ज्ञान, जैसा उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों में कि विराम चिन्हों का ज्ञान भी पठनकर्ता को होना चाहिए। जब वो किसी लिखित सामग्री को पढ़ रहा है तो कहाँ पर अगर गलत विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो उसको वो समझ सके, क्योंकि गलत विराम चिन्ह लगने से अर्थ जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसा कि आगे रोको मत पर तात्पर्य है कि रोको मत, रोकना नहीं है, जाने देना है। स्पष्टता, फिर अगला गुण है स्पष्टता। पठन या वाचन में स्पष्टता होनी चाहिए। वाचन सामग्री संदर्भ पर आधारित होनी चाहिए। जो भी सामग्री का पठन हो रहा है वो कहाँ से ली गई है, किस प्रकार से ली गई है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से उसका वाचन किया जाना चाहिए। प्रवाह, पठन वाचन को प्रभावशाली बनाने हेतु वाचन में प्रवाह होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए विद्यार्थियों को निरंतर अभ्यास भी करते रहना चाहिए। उपयुक्त बलाघात, इससे तात्पर्य अल्प प्राण
और महाप्राण शब्दों में उपयुक्त बलाघात से है। जैसे अगर में गा में अल्प प्राण प्रयोग किया जाएगा, वही घर में घा पर अधिक, मतलब जो शब्द है उस शब्द में जो विभिन्न अक्षरों का प्रयोग हुआ है वो अक्षर में से किस अक्षर पर अधिक बल देने की आवश्यकता है, महाप्राण, और कम बल देने की आवश्यकता है तो अल्प प्राण। उत्तम वाचन के गुण, आगे इसी के अर्थ की प्रतीति। यदि उपयुक्त गुण उचित गति, लय, विराम ध्यान में रख करके पठन वाचन किया जाए तो स्वाभाविक रूप से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। मतलब अगर ठीक प्रकार से पढ़ा जा रहा है तो अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। स्वर में रसात्मकता पठन में भाव से संबंधित है कि जो भी पढ़ा जा रहा है वो किस तरह से पढ़ा जा रहा है, किस आरोह अवरोह से पढ़ा जा रहा है। पद्यांश की बात करें तो उसमें तभी हम उसमें रसात्मकता की बात करेंगे या रसानुभूति की बात कर सकते हैं। वाचन की मुद्रा, जो वाचन किया जा रहा है उस समय वाचक या पठनकर्ता की किस प्रकार की मुद्रा है, ये भी उसके अर्थ ग्रहण को प्रभावित करती है। रुचि, अच्छे वाचन में श्रोता सुनने में रुचि लेते हैं। पठन वाचन कौशल का महत्व क्या है, इसके बारे में बात करते हैं कि पठन की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता होती है। वाचन की योग्यता न रखने से व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले पाता। मतलब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अगर हम सही प्रकार से नहीं पढ़ पाते हैं, पठन कौशल नहीं है, तात्पर्य पढ़कर समझने की क्षमता नहीं है, तो बहुत सारी चीजें इस विश्व में व्याप्त हैं जो कि हमारे लिए ज्ञान उपयोगी, हमारे लिए हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए उपयोगी होती हैं, तो उनसे हम वंचित रह जाएंगे। पठन शिक्षा प्राप्ति में भी सहायक है, औपचारिक शिक्षा की प्राप्ति में भी पठन सहायक है। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए उपयुक्त प्रारूप आवेदन पत्रों की जरूरत होती है, उसको भरने की जरूरत होती है। अगर सही प्रकार से उसके हर एक बिंदु को नहीं समझा जाएगा और तब कैसे उसको भरा जाएगा, तो इसके लिए भी जो पठन कौशल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पठन कौशल ज्ञानोपार्जक का साधन है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक पढ़ने से तो केवल ज्ञान के दर्शन होते हैं। संदर्भ ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान की पिपाशा कुछ हद तक शांत होती है। ये ज्ञानोपार्जक, ज्ञान को उपार्जक के रूप में भी माना गया है। उसका एक प्रमुख साधन है कि पुस्तक जब हमने पढ़ी तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन उससे संबंधित जब संदर्भ ग्रंथ पढ़ते हैं वो कहाँ से चीजें ली जा रही हैं, कहाँ से उसको ग्रहण किया गया है, उसका मूल स्रोत क्या है, जब पढ़ते हैं तो हमें और जानकारी प्राप्त होती, हमारी ज्ञान में वृद्धि होती। तो इन सब के लिए भी पठन कौशल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आधुनिक युग विशिष्टताओं का युग है। व्यक्ति जिस भी व्यवसाय में है वह विशिष्टता प्राप्त करना चाहता है, नवीनतम जानकारी प्राप्त करना चाहता है, या जानकारी उसे पुस्तकों या इंटरनेट से मिलती है। इसके लिए भी पठन कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज का समय तकनीकी का युग है और इस युग में, आधुनिक युग में विशिष्टताएं भी बहुत सारी हैं। व्यक्ति के लिए व्यवसाय के अवसर भी बहुत खुल गए हैं, तो उन विशिष्टताओं में हमें अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए हमें पठन कौशल का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो पुस्तकें हैं उसको कैसे पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन जो ई लेखन हुआ है, ई लेखन या ई विषय वस्तु हमारे सामने प्रस्तुत है, उसको पढ़ने का तरीका कैसा है और उसको पढ़ते समय क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, उसको कैसे समझना है, समझ करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया कैसे देनी है, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के संदर्भ में पठन कौशल बहुत ही आवश्यक होता है। पठन के उद्देश्य क्या है? बालकों के स्वर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि यथावसर भावों के अनुकूल स्वर में लोच देखकर पढ़ें। पहला है कि बालकों को या विद्यार्थियों को इस बात की पूरी जानकारी दे देनी चाहिए कि जो स्वर हैं उसमें किस प्रकार से, कहाँ पर हमें अपने जो ध्वनि है उसको तेज रखना है, या उचित आरोह अवरोह का पूरा उनको अभ्यास करा देना चाहिए। जिस प्रकार से वो
उपयुक्त अवसरानुसार उसी प्रकार से वो स्वर में लोच के आधार पर पठन का कार्य कर सकें। बालकों को वाचन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। वाचन की इस कला से छात्र मुंह व जीवा में उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित करते रहेंगे। दूसरा उद्देश्य ये भी है कि इसके माध्यम से जो शब्द ध्वनियां हैं उनका पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। जैसा कि पहले ही एक गुण बताया गया था कि ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए और उसके उच्चारण स्थान का भी ज्ञान होना चाहिए पठनकर्ता को। तो ये इसका एक प्रमुख उद्देश्य है कि जब हम पठन कौशल कराते हैं तो ध्वनियों का कहाँ से उच्चारण करना है इसका भी ज्ञान कराया जाता है और उचित स्थान से ध्वनि को कैसे उच्चारित करना है इसका अभ्यास भी कराया जाता है। वाचन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है। विद्यार्थियों को उचित बल देने के लिए उचित बल किस शब्द पर देना है, किस अक्षर पर देना है, इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए भी जरूरी हो जाता है। छात्र पढ़कर उसका भाव समझें तथा दूसरों को भी समझाएं। वाचन का ये भी एक प्रमुख उद्देश्य है। वाचन के अक्षर, उच्चारण, ध्वनि, बल, निर्गम, सरस्वती आदि को सम्यक संस्कार प्राप्त होता है। वाचन या पठन कौशल की आवश्यकता क्या है और इसके आधार क्या है? सबसे प्रमुख आधार है दृष्टि इंद्रिय, क्योंकि जब पठनकर्ता पठन का कार्य करता है तो पठन तभी वो हो पाता है जबकि उसकी दृष्टि ठीक होगी। अगर दृष्टि जो उसका अंग है वो ठीक, चक्षु ठीक नहीं होगा तो वो किसी भी चीज का पठन नहीं कर सकता है। तो इसको किस तरह से अपनी आंखों को कहाँ पर किन शब्दों पर हमें केंद्रित करना है, क्योंकि जब हम देखते हैं तो जो प्रमुख चीज है उस पर हमारी चक्षु रहता है, लेकिन उसके इतर भी हमारी जो निगाहें हैं वो जाती हैं और हम पकड़ने का क्या कार्य करते हैं। तो प्रमुख चीज को पकड़ें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। तो उसकी दूसरा आता है अक्षरों, शब्दों और वाक्यों का ज्ञान। अक्षर विन्यास, शब्द विन्यास और वाक्य विन्यास का ज्ञान भी जरूरी हो जाता है। अगर पठनकर्ता को इस सब की जानकारी है तो वो उसका पठन जो होगा, लिखित सामग्री का जो पठन करेगा वो बहुत ही प्रभावपूर्ण होगा। पढ़ने की गति और समझ, जो सामग्री को पढ़ा जा रहा है, गद्यांश को पढ़ा जा रहा है, किस गति से पढ़ा जा रहा है, बहुत ही धीमी गति से पढ़ा जा रहा है या बहुत ही तीव्र गति से पढ़ा जा रहा है, ऐसे पढ़ा जा रहा है कि वो जो सुनने वाला है, क्योंकि अगर वाचन किया जा रहा है तो वो तीव्र ध्वनि में होगा और पठन भी, तो स्वयं पठनकर्ता भी उस चीज को समझ पा रहा है कि नहीं और जो सुनने वाला है, जो श्रोता लोग हैं, वो भी उस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये भी है कि पढ़ने की गति एक मध्यम होनी चाहिए, जिससे कि उस गति से पढ़ते हुए जो भी सामग्री है, लिखित सामग्री, उसको समझने का कार्य भी किया जाए। ध्वनि और उच्चारण की समझ, ये भी बहुत आवश्यक आधार है कि जो भी ध्वनि है, उच्चारण है, इसकी समझ होनी चाहिए कि अगर गलत कोई अक्षर लिख गया है तो वो गलत है और उसको कैसे पठन करता जो है वो शुद्ध उच्चारण उसका करेगा। शब्द भंडार, व्यापक शब्द भंडार भी अति आवश्यक होता है। ये एक आधार है, तभी जो विभिन्न तरह के हमारे सामने विषय वस्तु लिखित हैं उनको पढ़ा जाता है तो वो किस संदर्भ में लिखी गई हैं, उसी संदर्भ में उसके अर्थ को समझना, उसके भाव को ग्रहण करना और तत्पश्चात उस पर प्रतिक्रिया देना। एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करना, ये भी प्रमुख आधार है। पठन तभी सफल हो पाता है जबकि पठनकर्ता एकाग्र होकर के, पूर्ण रूप से ध्यान दे करके उस जो विषय वस्तु है उसका पठन करता है। पूर्व ज्ञान, जो पठन किया जा रहा है, जिस विषय वस्तु का किया जा रहा है, उसका पूर्व ज्ञान भी होना चाहिए कि किससे संबंधित हमें पढ़ने का कार्य करना है। उद्देश्यपूर्ण पठन एक आधार है कि हमें जो विषय वस्तु, जो गद्यांश, जो ये अनुच्छेद को पढ़ने का हम कार्य कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से किया जा रहा है, उसके केवल सार को समझना या उसके प्रति जो उसके सब बिंदु हैं या प्रत्येक जो शब्द हैं उसमें छिपे जो व्याकरणिक तत्व हैं उनको भी समझना है। तो उद्देश्य भी निश्चित कर लिया जाता है कि किस संदर्भ में हम पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। फिर पठन का पर्यावरण, जो पढ़ा जा रहा है वो किस
पर्यावरण में पढ़ा जा रहा है, तो ये कुछ उसके आवश्यक आधार हैं। पठन कौशल विकसित करने के तरीके क्या हैं? क्योंकि पठन कौशल एक बहुत ही प्रमुख कौशल है। जब तक उचित प्रकार से पढ़ा नहीं जाएगा तो लिखने का कार्य भी संभव नहीं हो सकता है, उचित लेखन नहीं किया जा सकता है। तो शिक्षक के द्वारा कक्षा में ऐसी कौन सी गतिविधियां, क्रियाएं कराई जाए जिसके द्वारा विद्यार्थियों में पठन कौशल विकसित हो सकता है। पहला, सस्वर पठन। विद्यार्थियों को कक्षा में समयानुसार, समय समय पर या उसके लिए एक निश्चित समय निर्धारित करके सस्वर पठन भी कराया जाना चाहिए। वो उनकी अपनी पाठ्य पुस्तक से संबंधित भी हो सकता है और किसी सहायक पुस्तकों का सहारा लेकर भी हम पठन करवा सकते हैं। साथ ही साथ सस्वर पठन कराने के अलावा मौन पठन के लिए भी उनको समय देना चाहिए और मौन पठन करने के बाद कुछ प्रश्नों के माध्यम से उसकी पूर्ति भी करनी चाहिए कि उन्होंने जो गद्यांश को पढ़ा, जो अनुच्छेद को पढ़ा, क्या समझा है, किस तरह से उस चीज को समझा है और उस पर वो अपनी लिखित प्रतिक्रिया या बोल करके वो प्रतिक्रिया देंगे। प्रतिक्रिया से ही समझ में आएगा कि वो जो विशिष्ट अनुच्छेद था या उनकी पाठ्य पुस्तक की जो विषय वस्तु थी वो किस प्रकार से पढ़ी गई है। निर्देशित पठन से तात्पर्य उस पठन से होता है कि जो शिक्षक निर्देश के रूप में किसी भी अनुच्छेद को, किसी कहानी को, किसी कविता को या कोई उपन्यास को विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देता है। एक विशिष्ट निर्देश देते हुए कि इतना आपको 2 पृष्ठ पढ़ना है और तत्पश्चात आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। अगर उचित प्रकार से सभी चीजों को जो आधार बताए गए हैं, शब्द भंडार का आधार है, समझ का आधार है, इन सबको ध्यान देते हुए विद्यार्थी अगर पढ़ रहा है तो वो उन प्रश्नों के उत्तर मौखिक या लिखित रूप से भली प्रकार से दे पाता है। गहन पठन भी एक तरीका है कि विद्यार्थियों को गहनता से पढ़ने के लिए हम लोग प्रेरित करें। शब्द पहचानो गतिविधियां, कुछ ऐसे उनको अनुच्छेद दे दिए जाएं या कुछ सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाए जिससे कि विभिन्न प्रकार के वहां पर शब्द हैं और वो शब्द किससे संबंधित हैं, किस संदर्भ से संबंधित वो शब्द किए गए हैं, उसको वो पहचान करके भी पढ़ने का कार्य कर सकते हैं। उन शब्दों को वो, या ये भी कहा जा सकता है कि उन शब्दों का प्रयोग करते हुए वो किसी एक कहानी को रचें और वो मौखिक रूप से बताएं, या उन शब्दों को देखते हुए कुछ ऐसा ढूंढे जहां पर वो शब्द मिल रहे हों और उसको पढ़ करके उसके तात्पर्य को, उसके आशय को यहाँ पर एक दूसरे के साथ साझा करें। बोध प्रश्न भी हमारे पठन कौशल को विकसित करने के तरीके हैं, क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी वो प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। सारांश लेखन, जब पढ़ा गया है 4 पृष्ठ का कोई उपन्यास पढ़ा गया है, कोई कहानी पढ़ी गई है, तो उस पर सारांश लेखन के लिए भी कहा जा सकता है, जिससे कि बच्चा जो है, विद्यार्थी, वो उन 4 पृष्ठों की कहानी को बहुत ही गहनता से पढ़ेगा। पुस्तकालय का उपयोग, पुस्तकालय में जाने के लिए अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करना, समय समय पर नई नई पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। विस्तृत पठन, ये भी एक तरीका है। फिर मौन पठन से संबंधित क्या समस्याएं आती हैं? अभी तक हम लोगों ने विकसित करने के तरीकों पर बात करी थी कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम पठन कौशल को विकसित कर सकते हैं। उसमें ये तरीके हमारी जो कक्षाएं हैं, जो शिक्षा के स्तर हैं, उनके लिए अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर कहानी का प्रयोग हम प्राथमिक कक्षा में कर रहे हैं तो कहानी का प्रयोग हम माध्यमिक कक्षा में भी कर सकते हैं और उच्च कक्षा में भी कर सकते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि कहानी के कठिनता स्तर को हमें कक्षा के अनुसार बढ़ाने की जरूरत होती है, क्योंकि कक्षा के अनुसार जो विद्यार्थी है उसका मानसिक स्तर भी बढ़ जाता है और उस अनुसार से हम कहानी है या कोई कविता है या जो भी गतिविधि हम कर रहे हैं उसके अनुसार वहां पर उसके कठिनता स्तर को हम बढ़ा दें।
अब समस्याएं क्या आती हैं, कौशल तो विकसित करना चाहते हैं, विद्यार्थी भी चाहते हैं कि वो पढ़ करके चीजों को अच्छे प्रकार से समझें, उसका अर्थ समझें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, किसी को समझाने का भी वो कार्य करें। ये विद्यार्थी भी चाहते हैं और शिक्षक भी चाहते हैं कि हमारी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी जो भाषा के कौशल हैं, जिसका प्रमुख कौशल जो है वो पठन कौशल है, उसमें वो पूर्ण रूप से प्रवीण हो जाए। लेकिन क्या समस्याएं आ रही हैं, जैसे अटक अटक कर पढ़ना। विद्यार्थी जो है, सबसे प्रमुख ये देखा जाता है कि प्रत्येक शब्द पर या वो पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं, वो उनका एक मंशा है कि क्या पढ़ा जाए, इसको तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, तो वो न रुचि होने के कारण वो अटक अटक कर पढ़ते हैं। ये भी एक प्रमुख समस्या, या वो उनको शब्दों का ज्ञान नहीं है, अक्षरों का उचित ज्ञान नहीं है, इस प्रकार से वो जो भी उनके सामने वाक्य है, अनुच्छेद है, विषय वस्तु है, उसको वो अटक अटक कर पढ़ते हैं या रुक रुक करके पढ़ते हैं। वाचन के समय अनुचित मुद्रा, पुस्तक को आंखों के सन्निकट या दूर रखना, अनुचित मुद्रा में पढ़ा जाना, जिससे कि हमें जो पठन करता है उसको कुछ ही समय में थकान होने लगती है, और या तो पुस्तक को बहुत ही आंखों के निकट रखना या बहुत ही दूर रख करके पढ़ने से भी समस्या होती है, और इस कारण से अधिक समय तक के जो पठन करता है वो पढ़ने का कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको मुद्रा का ज्ञान ही नहीं है और किस प्रकार से पुस्तक को पकड़ा जाए और कितनी दूरी पर हम उसको पुस्तक को रखें और अपने पढ़ने का कार्य करें। अशुद्ध उच्चारण, ये भी एक प्रमुख समस्या है कि शब्दों का या अक्षरों का अशुद्ध उच्चारण करना। वाचन में गति का ना होना, विद्यार्थी जब पढ़ने का हैं तो उनके वाचन में किसी भी प्रकार की गति नहीं होती, वो बहुत ही एक नीरस भाव से पढ़ने का कार्य करते हैं। दृष्टि दोष से अक्षरों का ठीक दिखाई ना देना, जैसा कि पहले आधार बताया गया था कि दृष्टि इंद्रिय है, हमारी जो देखने की इंद्रिय है वो अगर बिल्कुल ठीक होगी तो हमारे द्वारा जो पठन कार्य होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, ये शब्दों का शुद्ध उच्चारण होगा। लेकिन अगर किसी प्रकार से दोष है, उसके कारण से भी जो अक्षर हैं या शब्द हैं वो ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देंगे, और हो सकता है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो बिना रुके पढ़ने का कार्य करें, तो शब्द जो अक्षर हैं उनको ना पढ़ करके कुछ अलग अक्षरों को पढ़ें और अर्थ जो निकलना चाहिए था वो अर्थ वहां से कुछ अलग निकलने लगता है। पाठ्य सामग्री का कठिन होना, एक ये भी समस्या सामने आती है कि जो पढ़ने की सामग्री है वो शायद जो विद्यार्थी हैं उनके मानसिक स्तर के अनुरूप, उनकी कक्षा के स्तर के अनुरूप उचित नहीं है या उनके स्तर से कठिन होती है, तो उस कारण से भी शायद विद्यार्थी जो है वो पढ़ने में कम रुचि लेते हैं। अक्षर या संयुक्त अक्षरों संबंधित त्रुटियां, अक्षरों का उपयुक्त ज्ञान ना होना या जो संयुक्त अक्षर हैं से संबंधित विभिन्न त्रुटियां होती हैं, इस कारण से नहीं पढ़ पाते हैं। भावानुकूल आरोह अवरोह का अभाव, भाव के अनुकूल जो पठित सामग्री है जिसको पढ़ना है उसके अंदर क्या भाव छिपा हुआ है, किस विचार को वो शब्द व्यक्त कर रहे हैं, या जो वाक्य है वो वाक्य किस शब्द में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसके अनुसार अगर आरोह अवरोह का अभाव है पढ़ने में तो भी जो पढ़ने का कार्य हो रहा है वो प्रभावशाली नहीं होगा। तो इस कारण से जो भावानुकूल आरोह अवरोह का अभाव भी एक प्रमुख समस्या कक्षा में नजर आती है, शिक्षार्थियों के समक्ष एक समस्या के रूप में ये प्रस्तुत होता है। वाचन संबंधी मार्गदर्शन का अभाव, जो वाचन करना है, पठन करना है, किस प्रकार से करना है, क्यों करना, आवश्यक क्यों है ना, तो अगर इसके लिए उचित मार्गदर्शन जो हमारे पठन करता है या हमारे विद्यार्थी हैं उनको नहीं प्राप्त हुआ है तो भी वो उचित प्रकार से पठन का कार्य नहीं कर पाएंगे और अपने को उससे दूर रखने का वो हमेशा प्रयास करते हैं। अध्यापक का व्यवहार अगर ठीक नहीं है या कक्षा में सभी के साथ समभाव वाला नहीं है, विद्यार्थियों के प्रति उसका ज्यादा स्नेह रहता है और वो जो विद्यार्थियों के द्वारा पठन कार्य किया जा रहा है या जो भी गतिविधियां की जा रही हैं वो बहुत ही
बारीकियों से उन पर निगाह रख रहा है, नजर रख रहा है और उनको सुधारने का कार्य भी कर रहा है। लेकिन कुछ विद्यार्थियों पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे। तो किस प्रकार का व्यवहार है ना, ये भी एक प्रमुख समस्या के सामने। तो इस प्रकार से अटक कर या रुक रुक कर पढ़ना और पठन की मुद्रा का सही प्रकार से ना हो पाना, अशुद्ध उच्चारण, वाचन में गति ना होना, दृष्टि दोष से अक्षरों का ठीक से दिखाई ना देना, पठन सामग्री का कठिन होना, अक्षर या संयुक्ताक्षर संबंधी त्रुटियां और भावानुकूल आरोह अवरोह का अभाव, ये सारी हम जो भी समस्याएं हैं एक प्रमुख समस्या है और जिनको कि हमें अगर अपने विद्यार्थियों में पठन कौशल को विकसित करना है तो सर्वप्रथम इन समस्याओं को दूर करना होगा। तभी जो हमारे विकसित करने के तरीके थे वो हमारे कारगर हो सकते हैं। तो पठन वाचन संबंधी समस्याओं का हम लोग समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं? आवृत्ति पुनरावृत्ति, इसका अभिप्राय यह है कि बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति के माध्यम से अभ्यास कराकर उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है ना। आवृत्ति पुनरावृत्ति, क्योंकि जो भी अक्षर संबंधी वो त्रुटियां कर रहे हैं या शब्द संबंधी वो त्रुटियां कर रहे हैं, ध्वनि का वो ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो जिस ध्वनि का, जिस अक्षर का, जिन शब्दों का उच्चारण करने में उनको कठिनाई हो रही है, उन शब्दों का बार बार उनसे अभ्यास करवाया जाए, उसकी पुनरावृत्ति करवाई जाए। साथ ही ठीक करवाने का प्रयास किया जाए। वातावरण परिवर्तन, बच्चों को सिखाई जाने वाली पठन संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। उपयुक्त वातावरण मतलब जो विद्यार्थी हैं उनके आसपास परिवार में भी इस प्रकार का वातावरण होना चाहिए कि जो विद्यार्थी है वो स्वयं समय में भी किसी भी जो सामग्री है, अपनी पाठ्य पुस्तक हो सकती है या समाचार पत्र हो सकता है, समाचार पत्र की हम बात करें तो वहां पर संपादकीय पृष्ठ हो सकते हैं या कुछ की पुस्तिकाएं हो सकती हैं, छोटी छोटी कहानियों की पुस्तकें आती हैं। तो पढ़ने के लिए इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करने, उनके अभिभावकों को मिलने का कार्य करना है कि अंदर पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो सके, जिसके से अगर उपयुक्त वातावरण आए, पठन संबंधी दोष हो रहे हैं, उनका अभ्यास होता जाएगा और उन दोषों का निवारण हो जाएगा। चिकित्सा विधि, यदि किसी अंग में कोई आदि के कारण बच्चों के वाचन संबंधी कठिनाई हो तो उसे चिकित्सकों की मदद से दूर किया जा सकता है। शिक्षक के सीमा से परे है, क्योंकि इसमें शिक्षक कुछ नहीं कर सकता है, वहां पर हमें चिकित्सक की कमी को हम लोगों ने समझा है एक शिक्षक होने के नाते या अभिभावकों ने भी समझा है, तो इसको दूर करने का पास ले जाए, जिससे कि दृष्टि दोष से संबंधित जो समस्या है उसका निवारण हो सके और बच्चा जो है वो अपनी कक्षा अन्य बच्चों के साथ अपनी उम्र के, अपनी आयु के अन्य बच्चों के अनुसार ही वाचन का कार्य कर सके। का चुनाव, जो छात्र जिस कक्षा के छात्र हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि उनकी पठन सामग्री भी की मानसिक के अनुसार होनी चाहिए। बहुत ही उच्च कोटि या बहुत ही कठिन सामग्री अगर हम प्रस्तुत करेंगे, बहुत ही जटिल शब्दों के सामने रखेंगे, बहुत ही शब्दों को रखेंगे, तो ना इस प्रकार से उच्चारण कर पाएंगे और ना ही उनके अर्थ समझ पाएंगे। तो इस वजह से समाधान है कि उनके इस को ध्यान में रखते हुए, उनके आयु को ध्यान में, उनकी कक्षा ध्यान में रखते हुए का चुनाव किया जाए। निष्कर्षतः ये कह सकते हैं किसी के द्वारा लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति कर समझना, अर्थबोध एवं भाव की प्रतीति पढ़ने की आवश्यकता, द्वारा लिखे लेख, कहानी, निबंध, नाटक अथवा
एवं अर्थ ग्रहण करते हैं तो यह क्रिया पढ़ना कहलाती है। के प्रकारों के आधार पर ही करता है कि वह मौखिक या सस्वर पठन। किसी भी पठनकर्ता के लिए पढ़ने के अनुसार पढ़ना आवश्यक होता है। शिक्षकों को कक्षा में के लिए विद्यार्थियों के समक्ष विभिन्न गतिविधियां, कहानी पठन, शब्द पहचानो गतिविधियां आदि करवानी चाहिए। समय समय पर आती हैं तो उनके समाधान के चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों को भी इसका सामना करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जो अभी पूरे व्याख्यान में हम लोगों ने पठन कौशल का तात्पर्य कि पढ़ने से केवल काम नहीं चलता है, उसके अर्थ को समझना, भाव को समझना और तत्पश्चात प्रतिक्रिया देना, यह आपका पठन कौशल कहलाता है। इसके लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है और विभिन्न प्रकार के पठनों की बात कही गई है। हमें जिस प्रकार से समय के अनुसार, संदर्भ के अनुसार या आवश्यकता किस प्रकार के पठन की है उस प्रकार से पठन करना है, उस प्रकार से अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है और तत्पश्चात प्रतिक्रिया देने के लिए उनसे कहना है। और इसके लिए विभिन्न गतिविधियां, विभिन्न तरीकों को अपना सकते हैं जो कि हमारी कक्षा के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। किसी गतिविधि को करवा सकते हैं, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए हम किसी गतिविधि को करवा सकते हैं और उनके जो पठन कौशल है, जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को दूर करके उनके अंदर इन कौशल। तो ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है और आपको इससे संबंधित कुछ आपके अगर जिज्ञासा है तो उसको पूर्ण किया जा सकता है और आप हमसे जिज्ञासा को शांत करने के लिए कुछ प्रश्नों को भी कर सकते हैं। धन्यवाद।